सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाइए, सारे दोस्तों को लिंक शेयर कर दें ताकि सारे कोई पढ़ सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 14, है ना। तो चलिए इस पार्ट में हम लोग जो प्रीवियस पार्ट में पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे, समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, है ना। मतलब दो तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, एक डिस्क्रीट था और एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था। तो डिस्क्रीट में हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई भी चार्ज को एक पॉइंट चार्ज मानकर कंसिडर करके कोई चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे, फोर्स कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारी बातों को सुनिए और नोट डाउन करते चलेंगे, ओके। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सारे कोई पढ़ सके घर बैठे ही, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सारा इंस्टीट्यूशन, सारा कोचिंग अभी बंद है पूरे इंडिया में। तो चलिए हम लोग घर बैठे ही पढ़ते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लास मिलते रहे, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, ओके। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप जानते होंगे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फाइंड आउट किया, है ना, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो चलिए आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में जो पढ़े हैं उससे थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं, है ना। आपको मैंने बताया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार से हुआ, एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में भी यूनिफॉर्म हमको पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ना है ना। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कंटिन्यूअस लगातार वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब हर एक जगह चार्ज सेम होगा। यूनिफॉर्म का मतलब हर एक जगह सेम होगा चार्ज, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म आईटी एडवांस का सिलेबस है जो हमें नहीं पढ़ना है, ओके। अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे डिस्क्रीट मतलब वह चार्ज, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें स्पेस जो कंसिडरेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दो तरह से समझ सकते हैं हम लोग। यहां पर देखिएगा एक चार्ज मान लीजिए Q है ना, कोई Q चार्ज है। अब एक यहां पर एक चार्ज है Q, दोनों के बीच में एक कंसिडरेबल स्पेस है, ठीक है। कंसिडरेबल स्पेस है तो इसको डिस्क्रीट मानेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है ना। अब इस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक चार्ज कैपिटल Q था जिसको मैंने इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फैला दिया, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए हर एक पॉजिटिव चार्ज को आप देखिए, हर एक पॉजिटिव चार्ज को इस दोनों चार्ज के बीच में, यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस दोनों के बीच में ये जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल है। हम लोग को लग रहा है ज्यादा है लेकिन नेग्लिजिबल है, ये बहुत पास है ना, यहां पर है। मतलब इस दोनों चार्ज के बीच में जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल है, तो इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। अगर दोनों के बीच में क्या है, कंसिडरेबल स्पेस है, तो डिस्क्रीट बोलेंगे। और देखिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल के बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। इस तरह एक समझ सकते हैं, नहीं तो दूसरे प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए हम लोग इसी टॉपिक को दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिएगा जैसे कोई चार्ज है, आप जानते हैं कि पॉइंट चार्ज डिस्टेंस पर निर्भर करता है, ठीक है। सारा बात हम लोग प्रीवियस क्लास में 12 पार्ट 12 तक सारा क्या पढ़े हैं, पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े हैं, और पार्ट 30 में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज के बारे में पढ़े हैं। अब देखिए यहां पर देखिएगा कोई चार्ज कैपिटल Q है, जब यह एक चार्ज जब किसी स्पेस पर रखा हुआ है
और अगर यह कम स्पेस मतलब ये सिमटा हुआ एकत्रित है, अगर यह एकत्रित है तो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, डिस्क्रीट एकत्रित है। तो अगर इसी को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, फैला दूं इस पूरे कंडक्टर में, है ना, पूरे कंडक्टर में फैला दूं, तो यही चार्ज को मैं जब फैला दूं तो क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, बात समझे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो भी सीखे थे पार्ट 12 तक वो पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े थे। इसका मतलब देखिए, गौर से देखिएगा, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, ओके, और किसी डिस्टेंस पर, एक से डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहां पर क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसको क्या होना होगा, पॉइंट चार्ज होना होगा। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब, पॉइंट चार्ज मतलब एक छोटा सा चार्ज जो कम स्पेस ले, है ना, पॉइंट चार्ज जिसका लीनियर से, उस चार्ज का लीनियर से डिस्टेंस से बहुत छोटा होना चाहिए, इस डिस्टेंस से इसका लीनियर से बहुत छोटा होना चाहिए। आपको यह भी मैंने बताया था, जैसे यहां पर कोई चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है, मान लीजिए बहुत बड़ा चार्ज है, पॉइंट चार्ज नहीं है, मान लेते हैं ये एक ऐसा चार्ज ले लीजिए कैपिटल क्यू, है ना, ये बहुत बड़ा चार्ज है मान लेते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी से जब इसको देखेंगे तो एक छोटा सा चार्ज नजर आएगा। जब इसी चार्ज को 2 किलोमीटर की दूरी से जब हम देखते हैं तो ये क्या लगेगा, छोटा लगेगा। मतलब इस 2 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में ये चार्ज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो उस 2 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में ये क्या कहला जाएगा, पॉइंट चार्ज कहला जाएगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज डिस्टेंस पर निर्भर करता है कि आप कहां से मेजर कर रहे हैं, आप जहां से देखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से यह पॉइंट चार्ज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, वो डिस्टेंस पर निर्भर करेगा। मतलब इस चार्ज को, ये बहुत बड़ा चार्ज है, नजदीक आके देखेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन बहुत दूर से जाके देखेंगे तो ये बहुत छोटा लगेगा। लगेगा कि ये बड़ा चार्ज नहीं है, एक पॉइंट के जैसा है। जैसे कोई पर्सन खड़ा है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है, अगर वो धीरे धीरे, कोई देखने वाला एक व्यक्ति खड़ा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको देख रहा है, और वो डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ते जा रहा है, तो जो पर्सन को देख रहा है वह पर्सन उसके रिस्पेक्ट में धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, मतलब उसकी शेप जो होती जाएगी वो छोटा होती जाएगी, तो उसके रिस्पेक्ट में उस समय वो पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, आप जानते ही होंगे। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप समझे ना पॉइंट चार्ज कैसे कंसीडर करना है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। ये पॉइंट चार्ज रहेगा तभी ऐसा होगा अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव हो, अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर होगी, है ना। अगर निगेटिव रहता तो इस पॉइंट पर जो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। बात समझ में आ रहा है, इसकी डायरेक्शन इस केस में इधर होगी, निगेटिव के केस में। ओके, आप ये जानते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। ये सारा बात पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज मतलब वो चार्ज बहुत छोटा है, वो डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है, ये डिस्टेंस के हिसाब से इसकी जो लीनियर शेप है वो बहुत छोटी है, इसकी लीनियर शेप इस डिस्टेंस के हिसाब से बहुत छोटा है, इसलिए इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। ओके, और पॉइंट चार्ज के लिए डाटा निकला होगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए गौर से, कोई चार्ज कैपिटल क्यू है, इस कैपिटल क्यू चार्ज को मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस कैपिटल क्यू, इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस शेप में, है ना। अब गौर से देखिए, इस शेप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहां पर ये चार्ज सिमटा हुआ था, एकत्रित था, है ना, लेकिन ये चार्ज अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसकी जो डिस्टेंस है, स्पेस है, वो ज्यादा हो गई इसके रिस्पेक्ट में, यहां पर कम स्पेस था, अब ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, दूसरे तरह से अब देखिए, इस दोनों, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इस दोनों प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज के चल में जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है। एक ये तरीका हो गया। अब ये प्लस, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां पर एक और कैपिटल क्यू चार्ज ले लिए, तो इसके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, कंसिडरेबल है, इसलिए यह क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया। समझ गए, तो आगे चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में आपको समझना होगा। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना,
मतलब किसी चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किसी लीनियर शेप में, किसी सरफेस में, किसी वॉल्यूम में, तो वहां पर हम लोग पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट चार्ज कहीं पर भी रखा रहेगा ना, छोटा सा, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज एकदम स्पेस कम लेगा, है ना, स्पेस क्या लेगा, कम लेगा पॉइंट चार्ज। छोटा चार्ज जो स्पेस कम घेरे वो पॉइंट चार्ज हो गया, स्पेस कम घेरे वो पॉइंट चार्ज हो गया, है ना। लेकिन जब उसी कोई चार्ज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो वो पॉइंट चार्ज कंसीडर तो नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन में छोटा छोटा पॉइंट चार्ज बनाते हैं और हर एक पॉइंट चार्ज के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, प्रीवियस क्लास में 3 तक किए थे, अब 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में हम लोग एक जनरल केस लेने वाले हैं, है ना, एक जनरल केस। तो देखिए ठीक है, एक स्मॉल क्यू चार्ज है, इस स्मॉल क्यू चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस सरफेस पर, इस लीनियर शेप पर, है ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर एक जगह चार्ज क्या है, सेम है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू को क्या मैंने माना है, पॉजिटिव चार्ज माना है। आप निगेटिव भी मान सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन में प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट O है, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम। ये डिस्टेंस जो है वो R है, ये डिस्टेंस क्या है, R है, ये भी डिस्टेंस R है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस दोनों के बीच में जो एंगल है ये अल्फा है, क्या है, अल्फा। ओके, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, है ना, पॉइंट O पर, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट नहीं है, डिस्क्रीट रहता तो हम के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लगा देते, ठीक है। लेकिन ये चार्ज फैला हुआ है, तो यहां पर हम पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते, ये पूरे को पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते। तो क्या करेंगे, एक छोटा छोटा पॉइंट चार्ज लेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से एक एलिमेंट्री पार्ट काट लेता हूं, छोटा सा पार्ट, है ना, एक छोटा सा पार्ट काट लेता हूं, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट मैं काट लेता हूं, है ना, ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट मैंने काट लिया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, तो ये छोटा सा पार्ट जो मैंने काटा है ये एंगल कुछ बनाएगा, ठीक है। ये एंगल हम मान लेते हैं, यहां एक सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से अब एंगल मानेंगे तो ये हो गया थीटा, इधर से बीच से ये माने थीटा, ठीक है। अब देखिए ये क्या मान लेते हैं, डी थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत, इस एंगल को नहीं मानेंगे, अभी इस वाले क्वेश्चन में इधर से मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इस एलिमेंट्री पार्ट के लिए इसकी लेंथ क्या हो गई, डीएल, यहां चार्ज क्या हो गया, डीक्यू, ठीक है। तो यहां पर जो डीक्यू है, सो डीक्यू क्या बनेगा, स्मॉल पॉइंट चार्ज, क्योंकि बहुत छोटा है, इसकी लेंथ, इसका जो स्पेस है वो बहुत छोटा है, तो ये बहुत स्पेस छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज माना जाएगा, है ना, क्योंकि पॉइंट चार्ज वह चार्ज जो स्पेस कम ले, है ना, जहां पर रखा जाए वहां पर वो स्पेस कम ले। अब देखिए यहां पर देखिए इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो किधर आएगा, इधर आएगा, डीई, छोटा चार्ज के लिए छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, डीई कॉस थीटा,
और इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब गौर से देखिए, जब हम यहां पर भी देखिए सिमेट्रिक पार्ट आ रहा है, 50% इधर है 50% इधर है, सिमेट्रिक पार्ट आता है तो हो सकता है कि कुछ कैंसिल होगा, कोई कंपोनेंट कैंसिल होगा, या तो डी cos थीटा कैंसिल हो जाए या तो डी sin थीटा कैंसिल हो जाए, है ना। अब गौर से देखिए, जब इधर वाले पार्ट में मैं एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लूंगा तो यहां पर इस छोटे से चार्ज के लिए, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, इस छोटे से चार्ज के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा बनेगा, तो ये डी cos थीटा और इधर वाला डी sin थीटा। अब देखिए गौर से, अगर ये छोटा सा पार्ट लूं तो इसके चलते यहां पर जो बनने वाला ऐसे बनेगा डीई, ठीक है, ओके। अब यह एंगल थीटा लूं तो यह भी थीटा बनेगा, तो ये डी cos थीटा इधर आ जाएगा और इधर डी sin थीटा आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में डी sin थीटा कैंसिल होने वाला है, क्योंकि जब इधर वाले 50% का कंपोनेंट तोड़ूंगा, ये 50% देख रहे हैं ना, इस 50% में छोटा छोटा टुकड़ा करते हुए कंपोनेंट तोड़ते जाऊंगा, ठीक है। फिर इधर वाले 50% के लिए कंपोनेंट तोड़ूंगा तो डी cos थीटा तो इधर ही आएगा, लेकिन डी sin थीटा इधर वाले के लिए डी sin थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब गौर से देखिए, जैसे मान लीजिए इस छोटे से पार्ट के लिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये, तो ये अगर थीटा है, ठीक ना, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो इधर वाला डी cos थीटा और इधर वाला क्या बन जाएगा, डी sin थीटा। तो डी sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इधर वाले को कंप्लीटली तोड़े छोटे छोटे पार्ट में, इधर वाले के छोटे छोटे पार्ट में, तो देख रहे हैं कि सब हर एक पार्ट के लिए डी sin थीटा एक दूसरे से कैंसिल होने वाला है। सिमेट्रिक पार्ट में मतलब जिस एंगल पर इसको काटा उसी एंगल पर इधर भी मैं काटूं, अगर यहां पर थीटा है और उसी एंगल पर अगर ये भी काटूं तो कंपोनेंट कैंसिल होने वाला है। मतलब अगर इधर 30 डिग्री पर काटूं और इधर भी 30 डिग्री पर काटूं तो डी sin वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, बात समझे, बात समझे ना। तो डी sin थीटा कैंसिल होने वाला है। मतलब यहां 10 डिग्री पर अगर आपने कंपोनेंट तोड़ा, एक छोटा सा पार्ट लिया 10 डिग्री पर, तो 10 डिग्री पर इधर भी लीजिएगा ना तो साइन वाला कैंसिल हो जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम, समझ रहे हैं ना बात को? तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आप समझ गए होंगे कि डी sin थीटा कैंसिल होने वाला है, ठीक ना। आप देखिए, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं फिर से, एकदम फाइनली डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि जो डायग्राम है वो थोड़ा खराब हो गया है। तो इस डायग्राम को फिर से परफेक्ट बनाता हूं, ठीक है। अब देखिए, क्यू चार्ज था उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं दोनों तरफ डायग्राम इसलिए सिर्फ आपको बना के दिखाया कि आप देख लीजिए कि कैंसिल हो रहा है साइन थीटा, है ना। यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन लिया है ना, एक लाइन ले लिया, ठीक है। इसको कैपिटल आर माना, ये पूरा एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है। अब देखिए 50% है तो ये अल्फा बाई 2 है, ये भी अल्फा बाई 2 है ना, ये भी अल्फा बाई 2 है, और ये भी। अगर इधर से इधर जाऊं तो क्या हो जाएगा, इधर से इधर जाऊं, है ना। जब क्लॉक वाइज चलते हैं तो क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। जब इधर चलूं तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बाई 2 क्लॉक वाइज, है ना। अब देखिए इधर चलूं तो प्लस लूंगा। ओके, अब देखिए गौर से, यहां पर एक एलिमेंट्री पार्ट लिया मैंने, एक छोटा सा पार्ट लिया मैंने जिसकी लेंथ dl और जिसका चार्ज dq, है ना। अब इसके चलते इस पॉइंट पर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, O पॉइंट पर। तो यहां पर मैंने ड्रॉ किया एक एलिमेंट्री पार्ट, ये हमारा थीटा हुआ, ये हमारा डी थीटा, ठीक है। छोटा सा पार्ट काट लिया, तो छोटा सा पार्ट काट लिया, सो डी क्यू क्या बन जाता है, पॉइंट चार्ज, है ना, क्योंकि
डी क्यू क्या बहुत छोटा है, इसलिए इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज के चलते, इस पॉइंट चार्ज के चलते एक छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसको डी बोलेंगे। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, गौर कीजिएगा, ये होगा डी, है ना। तो ये थीटा, तो शीर्षाभिमुख के हिसाब से ये भी थीटा, तो इधर वाला पार्ट क्या बनेगा, डी साइन थीटा, और इधर वाला क्या बनेगा, इधर वाला पार्ट हमारा बनेगा डी कॉस थीटा। देख रहे हैं, कोई दिक्कत है? अब इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। इसको मैं एज करता हूं। आप ये भी देख लिए हैं कि डी साइन थीटा कैंसिल होने वाला है इधर वाला सिमेट्रिक से, मतलब इधर वाले मिरर वाले से। इसका मिरर इधर है तो इधर वाले मिरर के कंपोनेंट से डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा हर एक एलिमेंट से। छोटा छोटा भाग काटूं, यहां तक जाऊं, फिर यहां से काटूं, तो इधर वाले पार्ट के लिए डी साइन थीटा कैंसिल होने वाला है। ओके, इसको क्या मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं ई वाई, है ना। इसको मैं मान लिया डी ई वाई, छोटा सा, इस कंपोनेंट को छोटा कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, इसको छोटा कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं ई एक्स क्या है, डी एक्स क्या है, डी एक्स क्या है, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा गेट्स कैंसिल्ड, कैंसिल्ड for each element, for each elements due to mirror element, मिरर मतलब वही सिमेट्रिक वाला उधर वाला एलिमेंट के चलते डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, डी साइन थीटा को डी एक्स मान लिए और डी कॉस थीटा को डी वाई मान लिए। मतलब ये छोटा सा कंपोनेंट है किधर, वाई की तरफ, तो डी वाई। ये छोटा सा कंपोनेंट है किधर, डी की तरफ, एक्स की तरफ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हमें डी साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट क्या आएगा। अब सारे कंपोनेंट को तोड़ दूं छोटे छोटे भाग में, तो डी साइन थीटा सबका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा कौन, डी कॉस थीटा। ये तो ऑलरेडी टूट चुका है, डी ऑलरेडी टूट चुका है, मतलब हर एक एलिमेंट का, हर एक छोटे छोटे एलिमेंट का डी आएगा, हर एक छोटे छोटे एलिमेंट का डी आएगा, और सबका डी को तोड़ देंगे दो कंपोनेंट में, एक डी साइन थीटा में, एक डी कॉस थीटा में। तो हर एक का डी साइन थीटा इधर का एलिमेंट के चलते और इधर के एलिमेंट के चलते डी साइन थीटा कैंसिल होगा, तो बचेगा कौन, डी कॉस थीटा। तो हर एक डी कॉस थीटा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने का कार्य कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है ना। तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, कॉस वाला कंपोनेंट ई नेट इक्वल टू, पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को डी कॉस थीटा इधर आया था, एक क्वेश्चन में डी कॉस थीटा इधर आया था, लेकिन इस केस में डी साइन थीटा इधर आया है ना। तो हर जगह डी कॉस थीटा कैंसिल हो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा सत्य नहीं है, कुछ भी कैंसिल हो सकता है, डी साइन थीटा भी आ सकता है कैंसिल होने के लिए, डी कॉस थीटा भी आ सकता है। तो ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई वाई। ओके, तो ई नेट इक्वल टू डीई वाई क्या है, डीई कॉस थीटा। अब डी क्या है ना, तो डी निकालना होगा, सो डीई, यहां लाइन कर देंगे, है ना, एक लाइन बना देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए मुझे। तो डी क्या होता है, के टी क्यू बाई डिस्टेंस। तो यहां से ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, आर ही होगा, है ना, आपको मालूम होगा। ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये भी डिस्टेंस आर ही होगा। ओके, सबका डिस्टेंस सेम होता है, तो आर स्क्वायर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है ना। सर्कल में सेंटर से कहूं पर भी लीजिए वो डिस्टेंस आर ही होगा। तो ये सर्कल का छोटा सा पार्ट ही तो है, ये सर्कल का छोटा सा पार्ट है। एक सर्कल बना सकते हैं ऐसे, ये सेंटर हो जाएगा, इससे एक सर्कल बना सकते हैं, ये सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर से जहां पर भी सर्कल के सतह पर जाइए वो रेडियसिंग होता है ना। सेंटर से सर्कल के सरफेस पर जब जाएंगे तो क्या बनेगा, उसकी दोनों के बीच की दूरी रेडियस बनेगा।
तो आर स्क्वायर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर है। ये आर है तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, जितना भी पार्ट काटेंगे सब में क्या है, आर है ना। ठीक है, अगर इधर थीटा तो इधर भी थीटा, डी के इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। डीई को और अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। डी क्यू यहां पर कॉस थीटा है, मतलब थीटा के रूप में, तो डी क्यू को थीटा के रूप में लिखना होगा। आप जानते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, प्रीवियस क्लास के अनुसार आप जानते हैं कि लेमडा बराबर होता है डी क्यू बाई डी एल, है ना। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल। ठीक है, और डीएल क्या होता है, एंड डीएल जो होता है वो क्या होता है, आर इंटू डी थीटा। डीएल होता है आर इंटू डी थीटा, ये कल मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है। तो डीएल इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा। और फाइनली क्या हो जाएगा, डी क्यू, फाइनली डी क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू आर डी थीटा। व्हाट इज लेमडा, लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हमने किसी पूरे सतह पर नहीं बिछाया है, किसी लीनियर, किसी ऊपर वाले, मतलब एक लाइन के जैसा शेप में मैंने चार्ज को दिया है ना। अब देखिए यहां से dq की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो k लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो r से r कैंसिल हो गया, तो फाइनल क्या बचा, d बराबर k लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाई r। ओके, एनी प्रॉब्लम। आप इसको नोट डाउन कीजिए, सबसे पहले नोट डाउन कर ले, है ना, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। ओके, चलिए अब देखिए, जो नोट डाउन नहीं किए हैं, जो स्टूडेंट नोट डाउन नहीं किए हैं, नोट डाउन करते रहे। तब इधर देखिए गौर से। अब फाइनली मुझे क्या चाहिए, नाउ मुझे चाहिए ई नेट। तो ई नेट इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। तो ई नेट इक्वल टू डीई, व्हाट इज डी, के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा। ओके, ई नेट, तो के लेमडा और आर क्या है, कांस्टेंट है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब कहां से कहां तक, तो डायग्राम में देखिए, हमने थीटा को इधर से कंसीडर किया है ना, मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैंने थीटा को कंसीडर किया है। तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब इधर जाएंगे तो माइनस अल्फा बाई 2, है ना। यहां से यहां तक 50% आएंगे, टोटल कितना था अल्फा, तो यहां से यहां 50% आएंगे तो अल्फा बाई 2। जब इधर से इधर आएंगे तो अल्फा बाई 2। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस लेते हैं, प्लस अल्फा बाई 2। बात समझे, तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, प्लस अल्फा बाई 2। ओके, अब चलिए, तो ई नेट इक्वल टू के लेमडा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। ओके, इसको मैं इरेज करता हूं, आप लिख लिए होंगे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ई नेट इक्वल टू के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। अब साइन थीटा, तो अपर लिमिट क्या है, साइन, और थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 2, है ना, माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2। ओके, अब देखिए ई नेट इक्वल टू के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा बाई 2, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन
अल्फा बाई टू। यू नो दैट साइन के केस में माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू। अब तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू, टू साइन अल्फा बाई टू, तो ई नेट इक्वल टू 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ओके, इंटू साइन अल्फा बाई टू। ओके, ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ये क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, है ना। ओके, अब देखिए जब ये अल्फा के, ये हमारा देख रहे हैं गौर से, यहां पर लेमडा के रूप में है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ई नेट 2k लेमडा बाई आर, तो इसको चेंज करते हैं हम लोग चार्ज के रूप में। यू नो दैट लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल, है ना, क्यू बाई एल। तो यहां पर लेंथ हम लोग को पता नहीं है कि उस पूरे वायर का लेंथ क्या है, ये नहीं पता है। अगर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ले लेंगे, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, है ना, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम। सेमी सर्कल रहता तो मान लेते पाई आर होगा, क्वाड रहता तो पाई बाई आर बाई टू होता, है ना, पाई इंटू आर बाई टू। मतलब सेमी सर्कल रहता तो लेंथ क्या होता, पाई आर, सर्कल रहता तो क्या होता, 2 पाई आर, और अगर क्वाड रहता तो क्या होता, पाई आर बाई टू। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये जनरल है, तो इसको लेमडा के रूप में ही रहने देंगे। ओके, अब देखिए इसी से हम लोग सेमी सर्कल, और मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन सर्कल के रिस्पेक्ट में हो, चाहे उस सर्कल का कोई भी छोटा सा भाग को लेकर किया जाए, जैसे मैंने सर्कल को सबसे पहले सर्कल का सेमी सर्कल को लेकर किया, उसके बाद क्या किया, फिर क्वाड को लेकर किया। तो सर्कल का कोई भी, मतलब एक सर्कल का कोई भी छोटा सा पार्ट के लिए अगर निकालना हो तो ये जनरल हो गया। मतलब इस फॉर्मूले को याद रखिए, एंगल देखिए, वो एंगल को रख दीजिए, वही आंसर आ जाएगा सेंटर पर, है ना, सेंटर मतलब ओ पर आ जाएगा। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि अगर सेमी सर्कल की बात करते तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सेमी सर्कल में, 180 डिग्री, और 180 डिग्री यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो क्या हो जाता है 2k लेमडा बाई आर। अब देखिए सेमी सर्कल के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर आया होगा ना। अब उसी केस में अब देखिए क्वाड में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्वाड में देखिएगा तो यहां पर देखिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। क्वाड के केस में अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री मतलब 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो 2 को 1/√2, तो 1/√2 और ये 2 देख रहे हैं गौर से। तो फाइनल जो वैल्यू आता है वो क्या आता है k लेमडा बाई आर इंटू 2/√2। ओके, और 2 को हम बोल सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 कट जाता तो क्या मिलता k लेमडा बाई आर इंटू, मतलब k लेमडा बाई आर इंटू √2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। मतलब एक रिंग है, उस रिंग पर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसके चलते उसका जो एक्सिस है उस एक्सिस पर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एक रिंग है, इस रिंग के चारों तरफ मैंने इस पूरे रिंग पर, इस रिंग के पूरे सरफेस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसका एक्सिस का मतलब ये सेंटर देख रहे हैं ना, इस सेंटर से जो लाइन गुजरेगी ना वो एक्सिस कहलाएगी। तो ये रिंग है, इस रिंग पर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
अब यहां ये सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, उस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। तो इस लाइन के मतलब एक्सिस पर ये जो लाइन जा रही है ना सेंटर से, इसको एक्सिस बोलते हैं। तो इस एक्सिस पर किसी कोई एक पॉइंट मान लिया मैंने P, इस एक्सिस से मान लीजिए एक पॉइंट गुजर रहा है, ये लाइन गुजर रहा है। तो इस लाइन पर देख रहे हैं सेंटर से जो लाइन गुजर रहा है, इस लाइन पर मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट P है ना, सामने वाला पॉइंट। तो ये P पॉइंट पर इस पूरे रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो मान लेते हैं एक रिंग है ना, प्यारा सा रिंग है, एक चार्ज है Q, इस चार्ज को मैंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं सारा केस पॉजिटिव को लेकर चल रहा हूं, आपका काम है आप निगेटिव को लेकर चलेंगे, आपका होमवर्क है। मैंने प्रीवियस क्लास में ही बोला था, लेकिन किसी ने अभी तक मुझे निगेटिव को लेकर आंसर नहीं बताया है ना। ये भी मैंने बोला था, सिर्फ डायरेक्शन में परिवर्तन आएगा और कुछ नहीं आएगा, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक बनाकर नहीं सेंड किया, ठीक है। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्यू चार्ज को, इसकी रेडियस यहां पर आपको लग रहा है कि ऐसे है, लेकिन ये आप सोचिए कि ऐसे है ना, ऐसे है। इसको तो हम 2D में कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे आप इमेजिन कीजिए, ऐसे है ना, ऐसा वाला रिंग है, ठीक है। अब इसका सेंटर से एक लाइन गुजर रही है एक्सिस, उस एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए शंकु टाइप का है ना, जैसे बर्थडे में एक टोपी पहनते हैं ना, टोपी, तो उसी जैसा समझिए। नीचे वाले सरफेस को रिंग मानिए, नीचे वाले सरफेस को रिंग मानिए, और उस रिंग के चलते जो टर्निंग पॉइंट होता है टोपी का, जहां से टोपी एक जुड़ा हुआ रहता है, तो उस टर्निंग पॉइंट पर P मान लीजिए, और उस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर पॉइंट P है, यह डिस्टेंस मैंने x मान लिया, और इसकी जो रेडियस है वो r है, कैपिटल R, ओके। ये रेडियस क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी सिमेट्री की बात होगी, 50% ऊपर 50% नीचे, देख रहे हैं ना, मतलब यहां पर भी सिमेट्री की बात होगी, यहां पर भी कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होने वाला है। तो यहां से क्या करते हैं, एक छोटा सा, आप जान रहे हैं कि यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, लेकिन किस तरह, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। किस तरह, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब हर एक जगह चार्ज क्या है, सेम है। ये सेंटर हमारा O है, ठीक है, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमारा सवाल क्या है, फाइंड इनेट एट P, P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए, ये जान रहे हैं कि ये चार्ज पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते हैं, पूरे को पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते। हम लोग सेंटर ऑफ मास में क्या करते थे, पूरा मास फैला हो रहा था, तो उसका सेंटर ऑफ मानते थे कि सारा मास सेंटर के पास कंजर्व रहेगा, और उसके हिसाब से वर्कआउट कर लेते थे। लेकिन सेंटर ऑफ मास के केस में वहां पर जो कोऑर्डिनेट होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था, मतलब YCOM, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था Y1 के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, देख रहे हैं। सेंटर ऑफ मास में YCOM बराबर M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 करते थे, तो वहां पर डिस्टेंस जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। इसीलिए जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस रहेगा तो हम पूरे को सेंटर, पूरे चार्ज को सेंटर के पास मान के पॉइंट चार्ज के कंसीडर के रूप में कर लेंगे। जैसे इस पूरे चार्ज को मान लेंगे यहां, इस पूरे चार्ज को मान लेंगे यहां, इसको पॉइंट मान लेंगे, और ये डिस्टेंस मान लेंगे, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन ऐसा कब होता, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए
जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है यहां पर चार्ज पर अप्लाई नहीं होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास का जो प्रोसेस है वो चार्ज के प्रोसेस में अंतर है। मतलब सेंटर ऑफ मास का जो प्रोसेस है वो अलग है और चार्ज का प्रोसेस में अलग होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो इनवर्सली आता है और सेंटर ऑफ मास के केस में जो पोजीशन आता है सेंटर ऑफ मास का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डिस्टेंस से। इसी कारण से जब डायरेक्टली रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सेंटर ऑफ मास की जगह पर पूरे चार्ज को मान लेते हैं और दूरी देख लेते हैं और के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लगा देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्टली होता नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या मेथड होगा? पॉइंट चार्ज भी नहीं है, सेंटर ऑफ मास के जैसा भी नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करना होगा? तो छोटे छोटे पार्ट में बांटना होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा स्ट्रिप लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया मैंने जिसकी लेंथ dl और जिसका चार्ज dq। ओके, लेंथ dl और चार्ज dq, ठीक है ना, कॉमा दे दिया है ना, dl कॉमा dq। अब यहां से मैंने इसकी डिस्टेंस स्मॉल r मान, ठीक है। ओके, यू नो दैट यहां पर भी एक पार्ट आएगा, यहां पर भी अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लूं, है ना, सिमेट्रिक एकदम मिरर इमेज इसका जस्ट नीचे, तो ये भी डिस्टेंस सेम रहने वाला है। आपको याद रखना होगा, यहां पर आप टोपी देखते हैं ना, टोपी, तो नीचे वाला जहां से हम पहनते हैं, शंकु को देखें ना, तो वहां से नीचे वाले सरफेस से टर्निंग पॉइंट पर दूरी हर जगह सेम ही होती है ना। मतलब यह आर है तो ये भी आर है, यहां से डिस्टेंस आपको लग रहा है ये सोया हुआ है, लेकिन आपको इमेजिन ऐसे करना है, शंकु के टाइप का। आपको किस तरह इमेजिन करना है? शंकु टाइप का। तो आप शंकु के नीचे वाले सरफेस से आप टर्निंग पॉइंट पर जब भी जोड़िएगा तो वो डिस्टेंस सेम ही आएगा, है ना। तो उसी तरह यहां से आर है तो ये भी आर ही होगा, यहां वाला पार्ट लेंगे तो ये भी आर ही होगा, है ना, यहां से लेंगे तो ये भी डिस्टेंस आर ही होगा। ये आपको लग रहा है कि सोया हुआ है, लेकिन आपको इमेजिन कैसा करना है? शंकु के जैसा, कोन के जैसा। ओके, अब देखिए ये वाले पार्ट के लिए, अब देखिए ये वाले पार्ट के लिए, छोटे पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, डी, ये मान लेते हैं थीटा, है ना, इस पार्ट को मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? डी कॉस थीटा। तो इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट पी है, तो ये इधर वाला क्या कहलाएगा? इधर वाला हमारा कहला जाएगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। लेकिन जब इसका बात की है, अभी इसका बात करेंगे तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा, क्योंकि यहां से ये थीटा तो ये भी थीटा, एंगल नहीं बदलने वाला है, ठीक ना। जिस पॉइंट से आप यहां पर मिलाइएगा तो ये एंगल थीटा है, तो उसी के नीचे से ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो ये पॉइंट देख रहे हैं, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी, नीचे वाले के लिए चलते, नीचे वाले एलिमेंट के चलते डी, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये डी, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? डी कॉस थीटा एक और आ जाएगा। तो गौर कीजिए यहां पर आप कि डी साइन थीटा कैंसिल होने वाला है, मतलब इसके ऊपर वाले पोर्शन इधर 50% ऊपर में, तो पूरे 50% को जब मैं छोटे छोटे भाग में काटूंगा तो उसके लिए डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा आएगा। नीचे वाले 50% को छोटे छोटे भागों में काटूंगा तो इस पॉइंट पर जो फील्ड आएगा उसका कंपोनेंट डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा आएगा। लेकिन डी साइन वाला कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे का अपोजिट रहने के कारण क्या हो जाएगा? कैंसिल कर देगा। तो बचेगा कौन? डी कॉस थीटा। मतलब हर एक डी कॉस थीटा को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और ऐड का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन करता है, ठीक है। आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बनाया नीचे वाले पार्ट के लिए, लेकिन मुझे नीचे वाले पार्ट के लिए कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बताया कि जब हम सिमेट्रिक देखेंगे तो डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा।
डी, ये थीटा, तो इधर वाला बनेगा डी कॉस थीटा, इधर वाला बनेगा डी साइन थीटा। मतलब इसके ऊपर वाले 50% को जब मैं छोटे 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 चार्ज में जब मैं डिवाइड करूंगा पॉइंट चार्ज में, और हर एक पॉइंट चार्ज के चलते जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अब नीचे वाले 50% के लिए डिवाइड, जब इस नीचे वाले 50% को यहां से देखिएगा, जब इस नीचे वाले 50% को देखूंगा और इसके हिसाब से काटूंगा, छोटे 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 पॉइंट चार्ज में काटूंगा और हर एक पॉइंट चार्ज के चलते यहां पर फील्ड देखूंगा, तो सबका जो कंपोनेंट आएगा, कॉस वाला इधर आ जाएगा और साइन वाला ऊपर चल जाएगा, तो हर एक साइन वाला एक दूसरे से कैंसिल करते जाएगा। ठीक है ना, इसके सामने वाला ये कैंसिल करेगा, यहां वाला इसको कैंसिल करेगा, इधर वाला इसको कैंसिल करेगा, मतलब सामने सामने ना, यहां वाला इसको कैंसिल करेगा, यहां वाला इसको कैंसिल करेगा। बात समझे, आमने सामने वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन कौन, साइन वाला कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आ जा रहा है, सिमेट्री के लिए और ऊपर वाले पार्ट के लिए और उसके मिरर वाले के लिए, दोनों के लिए कॉस वाला का डायरेक्शन सेम है, लेकिन साइन का अपोजिट है, इसलिए साइन कैंसिल हो जाएगा। ओके, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आप ये भी देख रहे हैं कि यहां पर उसी तरह लिखना है, सो डी क्यू क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज बन जाएगा, पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग डी निकालेंगे। डी क्या होगा, 9, डी बराबर हो जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, तो अब डिस्टेंस यहां लिए है छोटा सा भाग, एलिमेंट्री पार्ट यहां लिए हैं, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, उसका स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए के डी क्यू, अब आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, तो अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अभी हम लोग आर को ही लेकर चलते हैं, यहीं लेकर चलते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। ओके, चलिए, ये आर की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, बदलेगी नहीं, थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर की वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ स्मॉल एक्स क्या होगा, ये भी फिक्स है, यहां से यहां तक की दूरी। अभी चलिए आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा लिखेंगे, सो डी साइन थीटा कंपोनेंट of each element dq is cancelled by the opposite d sin theta, opposite d sin theta element dq, sorry, cancelled by the d sin theta of opposite element dq। मतलब ऊपर वाला जितना भी dq आएगा और नीचे वाला छोटा छोटा जो dq आएगा, हर एक नीचे वाला छोटा dq के चलते जो d sin थीटा आने वाला है और ऊपर के चलते जो d sin थीटा आने वाला है अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसलिए कैंसिल कर देगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, आप जानते हैं कि शंकु में यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी है ना, यहां से यहां तक की दूरी सारा क्या है, सेम है, फिक्स है, मतलब ये तो डिस्टेंस मैंने फिक्स कर दिया, तो सो फॉर ईच
फॉर ईच डी क्यू, प्रत्येक डी क्यू के लिए, हर एक छोटे छोटे एलिमेंट के लिए, स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल एक्स रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगा। प्रत्येक डी क्यू के लिए आर की वैल्यू, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, स्मॉल आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी और स्मॉल एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप सोचिए कि शंकु लिए हैं, नीचे वाले पोर्शन में छोटे छोटे, ये देख रहे हैं ना पोर्शन, इमेजिन कीजिए ये वाला सरफेस नीचे वाला देख रहे हैं। अब कहीं पर भी आप नीचे वाले सरफेस को पकड़िए और वहां से डिस्टेंस टर्निंग पॉइंट पर जाइए, हेड पॉइंट पर, वो डिस्टेंस, फिर दूसरे पॉइंट को पकड़िए, वहां से फिर डिस्टेंस जाइए, सारा डिस्टेंस सेम होता है। अब नीचे वाले पोर्शन को देख रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन से सेंटर से जो टर्निंग पॉइंट हेड रहता है उसकी दूरी तो फिक्स होगी, होगी कि नहीं? और शंकु के नीचे वाले जो सरफेस सर्कल बनता है शंकु में, तो नीचे वाला सर्कल का जो रेडियस होगा वो भी फिक्स होगा। तो देखिए स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल एक्स रिमेन सेम। अगर ये तीनों सेम है, गौर कीजिएगा, हम शंकु टाइप का मैं बता रहा हूं, है ना? तो देख रहे हैं शंकु टाइप का, ऐसा इमेजिन कीजिए, है ना, कि ये रिंग है और यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं P, यहां पर P है ना? तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, यहां पर मैं एलिमेंट्री पार्ट लिया हूं, यहां पर लिया हूं, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। और ये डिस्टेंस सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है, X है, और ये क्या है, कैपिटल R है ना? तो ये सारा क्या है, सेम रहेगा। तो यहां पर इस केस में थीटा भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, सेम ही रहेगा। थीटा भी हर जगह सेम रहेगा, थीटा भी नहीं बदलेगा। ओके, सो थीटा भी सेम रहेगा। कोई दिक्कत? मतलब इस केस में स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, स्मॉल एक्स भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर ले। सबसे पहले कर लिए तो चलिए आगे चलिए। आगे चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। तो ई नेट, नाउ हमें ई नेट निकालना है। ये फाइंड वाला हटा देता हूं, है ना? ई नेट निकालना है। तो ई नेट इक्वल टू, ये तो ऊपर वाला हेडिंग है, टॉपिक है ऊपर वाला, ऊपर वाला को आपको नहीं लिखना है, इरेज कर देता हूं, ऐसा नहीं कि लिख लीजिएगा। चलिए ई नेट इक्वल टू, अब कौन सा कंपोनेंट देगा, तो कॉस वाला, तो कॉस वाले को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, डी कॉस थीटा। अब डी है क्या, आप जानते हैं कि डी क्या होगा, अभी डी निकाले हम लोग, क्या है, तो के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ई नेट इक्वल टू, चले आगे। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, थीटा भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो के कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू डी क्यू। अब डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा, मतलब टोटल चार्ज को जोड़ दूं, छोटे 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 टुकड़े चार्ज को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, कंप्लीट चार्ज बनेगा। तो किस चार्ज को आप तोड़े थे, स्मॉल क्यू चार्ज को आप तोड़ दिए थे, और उसी को मैं फिर जोड़ दूंगा तो क्यू बन जाएगा। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, तो डी क्यू को छोटे 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 टुकड़े को जब मैं ऐड करूंगा, कंप्लीट ऐड कर दूं, है ना, तो कंप्लीट ऐड करने के लिए यहां पर मैं एक सर्कल लगा देता हूं, कंप्लीटली ऐड, है ना, क्लोज। तो पूरे को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा, स्मॉल क्यू। तो फाइनली क्या मिल गया, के क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन यह अभी फाइनल नहीं होगा क्योंकि हमें स्मॉल आर के रूप में नहीं लिखना है ना, मुझे स्मॉल आर के रूप में नहीं लिखना है।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, तो ई नेट इक्वल टू क्या मिला, के क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गौर से देखिएगा डायग्राम में, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब उसके हिसाब से मुझे कॉस थीटा निकालना है। अब देखिए ये कैपिटल आर था, ये स्मॉल एक्स था, ये सेंटर था ओ, है ना, ये स्मॉल आर था, ये थीटा था। तो उसके हिसाब से ई नेट यहां से क्या निकलेगा, हेयर स्मॉल आर इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच। तो बी कौन हो गया ये, और एच कौन हो गया ये, तो क्या हो गया एक्स बाई आर। ओके, एक्स डिवाइडेड बाई आर। तो ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब आर क्या है, यहां से cos थीटा भी मैं लिख देता हूं। cos थीटा क्या आया था, cos थीटा आया था x डिवाइडेड बाई r, x डिवाइडेड बाई स्मॉल r। ओके, तो ई नेट यहां से स्मॉल r की वैल्यू यहां रख देंगे, तो k q x स्मॉल r की वैल्यू रख देंगे, तो क्या मुझे मिल जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 बोलते हैं। रूट का मतलब 1/2, तो 3 इंटू 1/2 3/2। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और आप जान रहे हैं कि डायरेक्शन किधर होगा, नीचे जा रहा था cos थीटा का कंपोनेंट, मतलब माइनस वाई एक्सिस में, निगेटिव वाई एक्सिस में। तो जब निगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है तो हम रिजल्टेंट क्या बोलेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो माइनस जे कैप लगा देंगे। ओके, सॉरी एक्स एक्सिस में जा रहा था, है ना, कॉस कंपोनेंट किधर जा रहा था, एक्स एक्सिस में, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था। मैंने देखा नहीं, तो प्रीवियस एग्जांपल को मैंने याद रख लिया था, इसीलिए बात समझ में आ रहा है कि डी cos थीटा का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप। तो हम लोग मैग्नीट्यूड जान गए, आई कैप लगा देंगे तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ओके, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हेंस ई नेट क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू आई कैप। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन आई कैप। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर ले। तो चलिए आगे चलते हैं। आपने देखा किसी रिंग के चलते उसके एक्सिस पर, एक्सिस पॉइंट पर, किसी एक्सिस पॉइंट पर, ये रिंग है, इस रिंग से जो एक्सिस निकल रहा है, इस एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस इंटू प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ओके, वेयर स्मॉल एक्स ये हो गया जहां सेंटर से डिस्टेंस है P पॉइंट तक, और कैपिटल आर क्या हो गया, रिंग का रेडियस हो गया। ओके, अभी आप जान गए, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है, कुछ नोट पॉइंट है, अब गौर कीजिएगा। ये तो डाटा हो गया, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन हमारा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन अगर इसी रिंग को हम पॉइंट इधर लिए तो इधर डायरेक्शन आया, अगर पॉइंट इधर लेते तो इधर डायरेक्शन आता। तो इस केस में इधर पॉइंट लेते तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आता, अगर इधर पॉइंट लिए थे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब जिधर पॉइंट लेंगे उधर ही डायरेक्शन आने वाला है, उस ओर ही डायरेक्शन आने वाला है।
ठीक है, लेकिन किसके लिए, प्लस के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। अगर निगेटिव लेते तो इस निगेटिव के चलते डायरेक्शन इधर आता इस केस में, मतलब निगेटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन इधर आता और इस केस में डायरेक्शन इधर आता, मतलब अपोजिट। अगर पॉजिटिव लिए तो पॉइंट जिधर लिए उधर इन डायरेक्शन, अगर निगेटिव लिए तो जिधर पॉइंट लिए उसके अपोजिट। अब देखिए नोट पॉइंट में, नोट 1 क्या है, जब x की वैल्यू 0 करते, इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब सेंटर की बात हो रही है, एट द सेंटर, दैट इज एट द सेंटर, है ना, एट द सेंटर। आप कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे, P पॉइंट पर, ये कहां है, P पॉइंट पर है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब हमें सेंटर पर निकालना हो तो जब P पॉइंट को जब सेंटर पर लाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इफ x इक्वल टू 0 दैट इज एट द सेंटर, एट द सेंटर एट O माने थे ना सेंटर, तो उस पॉइंट पर E नेट क्या हो जाएगा, E नेट एट द सेंटर दैट मींस O, है ना, O क्या है, सेंटर है, तो सेंटर पर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो E नेट क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सेंटर पर पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। नोट पॉइंट 2, ठीक ना, इफ x की वैल्यू अगर if x much greater than capital R, then capital R square plus x square approximate x square। बोला जा रहा है कि अगर स्मॉल x की वैल्यू बहुत बड़ा हो कैपिटल R से, उस केस में हमारा R जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ओके। बात यहां समझिए, मतलब x की वैल्यू कैपिटल R से बहुत बड़ी है, मतलब यहां कोई रिंग है और P पॉइंट 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद लिए हैं, बहुत दूर। ये रिंग है, यहां पर रिंग मैंने लिया और यहां सेंटर पर, सेंटर से जो P पॉइंट लिया है वो बहुत दूर है, लगभग मान लीजिए 10-20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर के हिसाब से ये जो रिंग है उसको एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट नजर आएगा। P पॉइंट से जब इस रिंग को देखेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट नजर आएगा, यह रिंग 20 किलोमीटर की दूरी से जब इस रिंग को देखेंगे तो एक पॉइंट नजर आएगा, लगेगा कि यह पॉइंट है, मतलब यह रिंग को इमेजिन क्या करना होगा, पॉइंट चार्ज करना होगा, इस पूरे रिंग को पॉइंट चार्ज की तरह मानना होगा जब वो बहुत दूर से देखेगा, ओके। अब देखिए, मतलब x बहुत अगर बड़ा है r से तो एक्स स्क्वायर भी बहुत बड़ा रहेगा r से, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r छोटा है x से, बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी बहुत छोटा हो जाएगी, तो उसके रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, क्योंकि x बहुत बड़ा है r से, बहुत बड़ा, ये ना के बराबर हो जाएगा फिर, और इसका स्क्वायर करेंगे, बहुत छोटा का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। इस केस में जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा देखते हैं। तो के क्यू एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानना है, एक्स स्क्वायर, होल पावर में क्या था 3/2, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ई नेट क्या मिल जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 3 एक्स स्क्वायर, तो ई नेट क्या हो गया, ई नेट इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ई नेट इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर।
मतलब अगर पॉइंट P रिंग से बहुत दूर पर होगा तब उस पॉइंट से रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, रिंग बड़ा सा रिंग लिए हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर ये रिंग लिए हैं और जो P पॉइंट लिए हैं एक्सिस पर, यहां से एक एक्सिस लाइन जा रहा है, सेंटर से एक लाइन गुजर रही है, उसको एक्सिस बोलते हैं, और वो एक्सिस बहुत लंबा ले लिया है ना, और जो P पॉइंट लिए हैं वो 10 किलोमीटर की दूरी पर लिए हैं। तो उस 10 किलोमीटर की दूरी से आप जब इस रिंग को देखिएगा तो ये आपको एक पॉइंट की जैसा नजर आएगा, ये रिंग नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा कि कोई पॉइंट है यहां पर। इस समझ रहे हो बात को? तो वही मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दे रहा है कि जब हम स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत बड़ा रख रहे हैं, मतलब रेडियस से बहुत बड़ा रख रहे हैं, उस केस में जो वैल्यू आ रहा है वो पॉइंट चार्ज के जैसा आ रहा है। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर आर क्या होता है? डिस्टेंस। लेकिन यहां पर डिस्टेंस क्या लिए थे? एक्स। तो इस केस में ये पूरा रिंग क्या बिहेव कर रहा है? पॉइंट की जैसा। बात समझ गए होंगे? तो ये क्या बिहेव कर रहा है? बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। ठीक है, बात समझे कि जब स्मॉल एक्स की वैल्यू रिंग के सेंटर से पी पॉइंट की दूरी बहुत ज्यादा हो रेडियस से, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगभग एक्स स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको छोड़ दिया जाता है। जब जो बहुत ज्यादा छोटा होता है उसको छोड़ दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, कि बहुत छोटा हो गया है एक्स स्क्वायर से। एक्स ग्रेटर आर, तो एक्स स्क्वायर आल्सो ग्रेटर आर स्क्वायर, ये और बड़ा हो जाएगा इससे। बात समझे? तो जब x की वैल्यू बढ़ जा रही है, आप इमेजिन कीजिए ना कि ये रिंग से x की वैल्यू, इस रिंग के सेंटर से हम 25 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो 25 किलोमीटर से यह रिंग क्या लगेगा? एक पॉइंट चार्ज लगेगा कि ये रिंग नहीं है, एक पॉइंट है। तो पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन आप डिस्टेंस कितना माने? 25 किलोमीटर, मतलब x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा नोट पॉइंट नोट कर लिए ना? तीसरा नोट पॉइंट, अब तीसरा नोट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नोट पॉइंट 3 है ना? जब x इनफाइनाइट रहेगा, जब x इनफाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत बिगेस्ट। जब x की वैल्यू बहुत बड़ा हो गई, बहुत बड़ा हो गई, इसका मतलब कैपिटल R से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। बात समझ में आ रहा है? x की वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x बहुत बड़ा है, इसका मतलब यह x R से भी बड़ा होगा। बहुत बड़ा है तो कैपिटल R से भी बड़ा होगा। जब कैपिटल R से बड़ा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता क्या है? के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जब x की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब x टेंड्स टू इंफिनिटी, देन इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, ई नेट टेंड्स टू 0। बात समझे? x इंफिनिटी है, इसका मतलब बहुत बड़ा है, इसका मतलब कैपिटल R से भी बड़ा होगा, और कैपिटल R से बड़ा होता है तो क्या होता है? पॉइंट चार्ज की जैसा बिहेव करता है। रिंग किसकी तरह बिहेव करता है? पॉइंट के जैसा। तो पॉइंट के जैसा बिहेव करता है तो क्या होगा? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्मॉल r की वैल्यू कौन लिया है? स्मॉल x लिया है। क्योंकि जहां से हम लोग चार्ज मानते हैं, जहां पर चार्ज मानते हैं वहां से p पॉइंट की दूरी क्या होती थी? स्मॉल r होती थी। लेकिन यहां पर अब रिंग क्या बन गया? ये पूरा रिंग, अब ये पूरा रिंग एक छोटा सा चार्ज बन इमेजिन आ रहा है ना? बहुत दूर से ये रिंग क्या इमेजिन हो रहा है? चार्ज के जैसा, पॉइंट चार्ज के जैसा।
तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x था तो ये x बन जाएगा, तो x स्क्वायर हो गया। आप समझ गए कि x टेंस टू इंफिनिटी, ई नेट टेंस टू 0। ओके, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ए चार्ज पार्टिकल मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।